बॉब कट हेयर, जीन्स की पैंट, कसा हुआ टॉप पहने हुए कला स्कूटर से उतरी। घर में उसके स्कूटर की आवाज़ से ही सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। किसी को लड़की के हाथ से चले जाने का डर था, किसी को नारी की पवित्रता के खो जाने का सदमा था। माँ ने बेटी को देखा और मुंह फेर लिया। पिता ने मेडिकल एसोसिएशन के अपने कागजात फाइल में नथी किए और कला को इस तरह देखा जैसे वह बेलगाम घोड़ी हो। चाहते थे वह उसे अपनी फाइल में नथी कर देना, पर वह उस दिन के बाद हिम्मत नहीं कर सके उससे सीधी बात करने की। माम ने कान के लिए नए जेवर बनवाए थे और वह सुनार से कह रही थी, इसकी पसंद काफ़ी एक जेवर बना दो। सुनार ने कुर्ते की जेब में से सुई निकाली थी। माँ ने स्पिरिट दी थी। कला ने सुनार को सीधे देखा और कहा, माँ का जेवर बना लिया, अब आप जाइए, मैं इन लोगों के हाथ का खिलौना नहीं हूँ। सुनार मोहल्ले का पुराना बाशिंदा था। उसने कला बेटी कहने के बाद ये समझाना चाहा, तो ससुराल जाएगी तो जेवर मैं ही बनाऊंगा। इस पर कला ने हंगामा मचा दिया था, जेवर शादी आप कौन है, इनके दलाल, चुपचाप उठे और बाहर निकल जाए। पिता को बुरा लगा था। माँ ने गर्दन घुमा ली थी, पर कला ने बाहर निकलकर चारों ओर देखा था और अपना स्कूटर स्टार्ट कर लिया था। वो सोचती जा रही थी जैसे माँ ने अपना जीवन चौपट कर लिया है। आखिर है क्या माँ, पढ़ी लिखी मूर्ख। वह हंसी और उसने देखा उसकी हंसी, उसकी देह की लय, उसके स्कूटर की चाल को देखकर गली के मोड़ के तीनों दुकानदार बाहर आ गए थे। उसे देह का ये विज्ञापन न तो परेशान करता था, न ही वह उसको लेकर किसी प्रकार के डर की कल्पना करती थी। उसे याद आया, उसकी सहेली रीता ने माँ से परिचय कराया था सत्यव्रत का। सत्यव्रत अक्सर अपनी साड़ी की कोठी से कार से निकलता था और सीधे रीता के दरवाजे पर दस्तक देता था। वहीं वह नए होटल द पेरिस के नाम से प्रोग्राम तय करता था। कला और रीता एक समय एक ही युवक से प्रेम करती थी। वह म्यूज़िक कॉलेज का नया छात्र था। संगीत की दीवानगी और उम्र की मस्ती में वो जहाँ बैठ जाता वहाँ एक समा बंध जाती। उसके पिता रईस थे बनारस के और वह उनका एकमात्र लड़का था। एक दिन एक कवि गोष्ठी में सभी लोग कविता सुन रहे थे। सलीके से कंधे से कटा उदार कुर्ता, मूर्ति सी गढ़ी देह, सभ्य संस्कृति से आए कवि बंधु पर सभी की निगाह टिकी थी और फौंचक से उनके आकर्षक व्यक्तित्व को देख रहे थे। कला ने मौन को भंग करते हुए कहा था, आपकी द्वितीय कविता मैं सुनना चाहती हूँ। बंधु कुछ कहे इसके पहले रीता ने उन्हें आगे बढ़कर फूलों का गुलदस्ता देते हुए कहा, आपके जादुई मौन पर दूरदर्शन में सुना है अभी। तब तक लंबा धोती कुर्ते में हास्य युवक उठा था। उसने बंधु के पैर से 100 रुपये का नोट रख दिया था और हॉल में आयोजक से लेकर आगे की पंक्ति में बैठे लोगों में सुगबुगाहट बढ़ गई थी। कवि बंधु ने सिर्फ मुस्कुराकर कला को देखा था, फिर रीता की ओर, अंधतः उस युवक को। कवि बंधु के देखते ही उसने कहा, मैं नरेंद्र हूँ। मेरे पिता जब कभी मुजरा देखते हैं तो मोटी रकम बाईजी पर न्यौछावर कर देते हैं। मैं कविता की पंक्ति जोड़ने लगा हूँ, इसीलिए मुझे मुजरे से अधिक कविता पसंद है और आप तो सजीव कविता है। इस पर हॉल में तनाव कम हो गया था। कवि बंधु के बार बार कहने पर भी उसने रुपए नहीं उठाए थे।
कला ने कहा था, इनके पिता जब कुछ देते हैं तो पीछे घूमकर नहीं देखते। मुझे उनका ये स्वभाव अच्छा लगता था। रीता ने कहा, लोग अपने मनोरंजन के नए नए साधन खोज लेते हैं। नरेंद्र को तबले और गिटार का शौक है और आज मैंने इसका नया शौक देखा है। फिर तीनों, कला, नरेंद्र और रीता, ठठाकर हंसते हुए हॉल से बाहर आ गए थे। उस दिन शहर में पहली बार दो लड़कियों का एक कवि से संवाद की खबर बॉक्स न्यूज़ में बनी थी। अखबारों में न कला को चंद अफवाहों पर कोई खुशी थी, न रीता को। हाँ, नरेंद्र को यूनिवर्सिटी में शेखर एक जीवनी के नायक के रूप में संगीत विद्यालय में याद किया जाने लगा था। कला के लिए घर में लगी हुई ढेरों बंदिशें उसे विद्रोही बना रही थी। रीता की कथा उसके विपरीत है। माँ अक्सर घर पर दावत देती सत्यव्रत को और सत्यव्रत कभी उनके लिए फिल्म के नए कैसेट ले आता, कभी रीता के लिए नए फैशन की नाइटी। सत्यव्रत की हंसी अक्सर कला के टटके रिजर्व बैंक के नोट सी लगती, कुरकुरे और चटक रंगों वाली। कला का अपना जीवन था। वह कभी किसी के साथ घूमती, कभी किसी को अपने स्कूटर पर बैठा कर पिकनिक में सारनाथ तक ले जाती और बुद्ध की मूर्ति के सामने अपने मित्र से कहती, तुम अगर मुझे छोड़कर चले भी जाओगे तो मैं कभी नहीं रोऊंगी। उसके मित्र ने बगीचे में घूमते हुए हर तरह की सफाई दी। मैं ज़िंदगी को पान या रसगुल्ले से अधिक नहीं मानता। पान मुंह में घुलता रहता है और रसगुल्ला मुंह का जायका बदल देता है। मैं तो मुंह में घुलता हुआ पान हूँ तुम्हारे लिए। नहीं, रसगुल्ला हो मीठा, स्पंज भरा, दुष्ट, कमीने, मतलबी। ये सब मेरी तारीफ में कहे हुए वाकई ज़रूरी शब्द है ना। मेरे पिताजी भी मुझे कमीना कहते हैं क्योंकि मैं उनके गले से रुपये मुट्ठी भर से निकालता हूँ और फिर जायका बदलने के नए नए प्रयोग करता हूँ। माँ जब बहुत खुश होती है तो पिता से लड़ने के बाद मुझे दुष्ट कह के बुलाती है। उस समय वह सही मायने में अधिक जवान लगती थी मुझे। मैं अक्सर कहता था, माँ, बसंत कॉलेज से जब तू निकल अकेले जाती थी तो कितने लड़के तुझे अपने नामों से चिट्ठियाँ लिखा करते थे। उस समय माँ की आंखें चमक उठती थी, होंठ खिंच खिंच जाते थे और वह अपनी प्रिय पंक्ति गुनगुनाने लगती थी। कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो के न याद हो। नवीन की आशनाई इधर कला से बहुत बढ़ गई है। यहाँ तक कि एक दिन माँ ने नवीन से कहा, या तो शादी कर ले कला से या छोड़ उसे। माँ ने उसके बाद नवीन से उसकी शादी के लिए सारे घर को सिर पर उठा लिया था और एक दिन नवीन घोड़ी पर बैठा और माँ को लगा अब कला के इससे नाते टूट जाएंगे। लेकिन कला तो वाकई कला थी। वह उस दिन जितना नवीन और सत्यव्रत को समझा रही थी उतना ही नवीन सत्यव्रत पर हावी होता जा रहा था। सत्यव्रत की गद्दी दूर थी पर नवीन की शेर वाली कोठी पास में ही थी। पहले उसने कटरे से इशारा किया और पान खुलाए हुए पांच के पांचों मुंह सत्यव्रत पर पान के कुल्ले करने लगे। सत्यव्रत जब तक होश में आए या अपना बचाव करे तब तक एक नाटा ठिकना नवीन के साथ पढ़ा हुआ लड़का शेर वाली कोठी से बाहर निकला। वह जितना नाटा और टिकना था उतना ही गढ़ा हुआ उसका शरीर था। कद में वह सत्यव्रत के पुट्ठे तक भी नहीं पहुंचता था पर अजीब स्फूर्ति थी उसमें। उसने छुरे की मूठ से पेट और सिर पर 2 चोट की और मुस्कुरा कर कहा, रीता की शादी में जाकर अब कुछ देर सिर में तेल मलवाना, फकुए वाले। सत्यव्रत और नवीन की उस दिन की लड़ाई कब खानदानी लड़ाई में बदल गई उसे केवल कला जानती है, पर रीता इस पर अफसोस करती है। पर कला के जीवन में अफसोस या प्रायश्चित या पाप जैसे शब्द है ही नहीं।
वह अक्सर उन चीज़ों को जिन्हें पवित्र या शुद्ध कहा जाता है उनका मजाक उड़ाती है। उस दिन भी उसने सत्यव्रत को अपने स्कूटर पर बैठाया था और सीधे डॉक्टर मेहता के पास ले गई थी। पतले दुबले है डॉक्टर मेहता, बनारस की संस्कृति व लीलाओं के वो सजीव कोश है। पेशे से डॉक्टर है पर है रसिक और कलाविद। कोई हंगामा करके आई है? कुछ नहीं डॉक्टर मेहता, एक घर में चूल्हा चूल रहे थे। रस्सी कमजोर थी, नीचे गिर गए। नीचे पड़ी थी मालिक की खुरपी तसला, उससे इनका सिर टकरा गया। तो सफाई मुझे दे रही है या थाने में रिपोर्ट लिखवा रही है? आप जो समझ ले शैतान, कहा डॉक्टर ने और उसके सिर पर प्यार की धौल जमाई और कहा, इस बार चाक के घेरे में तुझे और सत्यव्रत की ओर देखते हुए कहा, तुम्हें भी अपना अपना पार्ट अदा करना है। सत्यव्रत ने चेमते हुए सफाई दी, डॉक्टर मैं तो कला और संगीत से कोसों दूर हूँ। वह तुम्हें कला सिखा देगी। डॉक्टर ने कंपाउंडर से सत्यव्रत की पट्टी बंधवाई। तब तक सत्यव्रत की गद्दी के 2-4 आदमी आ गए थे। कार बाहर खड़ी थी। शायद मोबाइल से रीता ने गद्दी पर फ़ोन किया होगा। उस दिन कला का एक दूसरा चेहरा माँ और पिता के सामने आया था, खतरनाक चेहरा। माँ ने कहा था, अब तेरे लिए घर में कोई जगह नहीं है। ये घर है? नहीं माँ, ये सराय है। तुम अपनी मरी हुई लाश को ढो रही हो और पापा अपनी खुदकुशी की फाइल डोज नहीं किया करते हैं यहाँ। मैं कल नहीं, आज ही ये सराय छोड़ रही हूँ। कहाँ जाएगी? कोठे पर? कोठा और रखेल तुम्हारे समय के शब्द थे। मेरे सामने पूरी जिंदगी है जिसे मैं अपने ढंग से चलाऊंगी। तू नहीं जानती ये शहर गिद्ध की तरह नोच कर खा जाएगा तुझे। देह की पवित्रता का डर तुम्हारे समय तक था। मैं माँ ने हाथ उठाना चाहा, कला ने माँ का हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि माँ की 2 चूड़ियाँ चटक गई। खून के 2 कतरे कला के हाथ में नजर आए, पर वह कब रुक कर पीछे देखती थी। उसने स्कूटर चलाया और पिसनहरिया बाजार की ओर चली गई। कला चौराहे पर पहुंच कर सोचती रही कि सारनाथ के मित्र के घर चलूं या अशोक के बगीचे का आउट क्वार्टर उससे किराए पर ले लूं। दुविधा में कुछ देर स्कूटर रोककर वह खड़ी भी रही। तब तक रिक्शे पर कराहती या चीखती उदिता मिली। न उदिता ने उसे देखा, न ही वह इस स्थिति में उदिता को पहचान सकी। उदिता पिसनहरिया चौराहे के आगे जो पहला मोड़ है वहीं रहती है। प्रिंसिपल है पास के हायर सेकेंडरी कन्या स्कूल की। उसके सामने ही अजीज अहमद का कमरा है। अजीज रेडियो स्टेशन में है और अक्सर उसकी वजह से कला इधर आती रही है। अचानक रिक्शे की चेन उतर गई और उद्दा ने कला को स्कूटर पर देखा। कला, यहाँ क्या कर रही है? कला ने गौर से उसकी ओर देखा। दूध जैसे फट जाता है और चिंदी चिंदी छैने की नजर आती है, उसी तरह उदिता का चेहरा फटा फटा सा था। उसने स्कूटर एक जगह रोक कर कहा, मेरा किस्सा लंबा है, तो कहाँ जा रही है? उदिता ने गौर से उसकी ओर देखा और कहा, कुछ भी कहने की हालत में नहीं है मेरी तो रिक्शा छोड़ दे और मेरे साथ चल। उदिता ने रिक्शे वाले को पैसे दिए और कला के स्कूटर पर पीछे बैठ गई। अभी कोई बात नहीं करूँगी, तुझे कहाँ जाना है ये बता। मेरी बेटी उमा, कहकर उदिता उसे पीछे से थाम कर फुफक कर रोने लगी। है कहाँ उमा? भरे कंठ से उदिता ने कहा, एक फ़ोन आया है और होटल द पेरिस के पास मुझे बुलाया है। किसने बुलाया है? नाम नहीं बताया। उसकी बातचीत के साथ कुछ हंसी, कुछ गंदे फितरे, कुछ बहकी हुई बातें ज़रूर मैंने सुनी थी। रुक, पहले मैं नवीन या सत्यव्रत को फ़ोन करती हूँ। जब तू जब चली थी तो अजीज अहमद कमरे में था या रेडियो स्टेशन चला गया था? मैं होश में नहीं थी, मुझे नहीं पता। कला ने मोबाइल पर तीनों को फ़ोन किया। अजीज दफ्तर जा रहा था। उसने कहा, मैं आ रहा हूँ, तुम पुलिस लाइन पर नीम के पेड़ के पास रुको।
यही स्थान उसने नवीन और सत्यव्रत को भी बताया। नीम के पेड़ के पास एक चाय का खोखा यानी दुकान थी। बाहर स्टूल रखे हुए थे। कला ने 2 कप चाय मांगी। सामने पुलिस छावनी थी। अचानक उसका क्लास फेलो राम स्वरूप पुलिस छावनी से बाहर आता हुआ नजर आया। कला ने उसे बुलाया, राम स्वरूप, तुम और कहा और यहाँ। रामस्वरूप ने चाहूं कर उसे देखा और पूछा। कला ने उदिता की कहानी और परेशानी उसे बताई। अपने मित्रों का यही इंतजार करने का कारण बताया। रामस्वरूप ने उसके मोबाइल से थाना इंचार्ज के 2 सिपाही वहां भेजने का आदेश दिया। उदिता ने घबरा कर कहा, वह कुछ भी कर सकते हैं। उनके कुछ भी करने के पहले हम वहां पहुंच जाएंगे। उमा उधर वुमेन कॉलेज हॉस्टल में रहती हैं? हाँ, बीए फाइनल में मैंने उसे हॉस्टल में भर्ती कर दिया था। उसकी सहेली जो नीग्रो कवयित्री है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, गढ़ा हुआ मंझोला कद, घुंघराले बाल, सख्त, दोनों एक ही कमरे में रहती हैं। फिर फ़ोन आपको कब मिला? अभी ठीक 8:10 पर। तब तक 2 कारें आकर रुक गई। एक नवीन चला रहा था, दूसरी सत्यव्रत। कला और उदिता नवीन की कार में बैठ गई और रामस्वरूप सत्यव्रत की कार में बैठा। फैसला किया गया था कि चारों आदमी होटल में बैठकर चाय पिएंगे। सिर्फ रामस्वरूप उस जगह इंक्वायरी करने जाएगा। और मेरी बेटी उदिता जी, हमें स्थिति को समझने दीजिए। वहाँ आप इस विषय में कोई बात नहीं करेगी न रोएगी। सत्यव्रत ने चाय के पैसे दिए और रामस्वरूप के साथ बात करता हुआ कार नवीन के पीछे लगा दी। अचानक रामस्वरूप ने कला के स्कूटर को देखा और एक पुलिस वाले को बुलाकर कहा, ये स्कूटर मेरे बंगले में पहुंचा दो। उसने सलाम किया, स्कूटर स्टार्ट किया और चला गया। होटल द पेरिस के पहले एक कच्ची शराब का ठेका था। रामस्वरूप वहीं उतर गया। सत्यव्रत नवीन की कार के साथ साथ होटल के लॉन में कार पार्क करने लगा। सभी बैरे नवीन और सत्यव्रत को जानते थे। उन्होंने एक साथ कला और उदिता को देखा और छतरी के नीचे 5 कुर्सियां और टेबल लगा दिए। बैरे ने उन्हें बैठाया। कॉफ़ी का नवीन ने ऑर्डर दिया और बैरा चला गया। कला के पास अब इंतजार के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। उदिता से वह बात नहीं कर सकती थी और अपना उसका कोई घर नहीं था। ये उसने बहुत पहले फैसला कर दिया था, अब बेघर रहना है। पर अब नवीन से वह कुछ छुपा नहीं सकती थी। सत्यव्रत शायद रीता के घर से ही आया है, क्योंकि उसने गद्दी पर फ़ोन किया था तो वो वहाँ नहीं पहुँचा था। मोबाइल फ़ोन रीता ने ही उठाया था। घबराहट में उसने केवल सत्यव्रत कहा था। सत्यव्रत उसे देख रहा था एकटक। उसका देखना कला अनुभव भी कर रही थी, पर उसे अजीज अहमद की ठिठोलियाँ और किस्सा गोई जितनी दिलचस्प लगती थी, सत्यव्रत का उसे देखना उतना ही बेधक लगता था। इसी बेधकता पर उसे मांग का उस दिन का तना हुआ चेहरा भिंजा हुआ याद आया था और सामने तने हुए पिता को देखा था, जिनके दोनों गालों पर माम ताबड़तोड़ हाथ चला रही थी। क्या था बेधक प्रसंग, कला नहीं जान सकी, पर पिता का लगातार मार खाते रहना उसे भीतर तक हिला गया। उसकी सहेलियां अक्सर पति के मार खाने के प्रसंग रोते हुए उसे सुनाया करती थी। कभी कभी घाव इतने गहरे होते थे कि उसे डॉक्टर मेहता के पास पट्टी बांधने के लिए जाना पड़ता था। पर मैं तो अब बेघर हूँ। मुझे घरों की ये दास्तान क्यों याद आ रही हैं? उदिता ने उसका हाथ पकड़ा और कहा था, उमा की निग्रो सहेली जॉर्ज टाउन में पढ़ती है। यहाँ 6 महीने का हिंदी कोर्स करने आई है, पर है बड़ी दिलचस्प और दबंग लड़की। उसने पहली भेंट में ही मुझे अपना बना लिया था। एक बड़े होटल में उसकी हब्सी सहेली रोज़ गाने और नाचने के लिए जाती थी और रोज़ उसे बाहर फेंक आता था।
न जाने कितनी बार उस होटल में उसके साथ रेप किया गया, लेकिन एक दिन वह शिकागो के हर बड़े होटल की प्रसिद्ध गायिका बन गई। ऐसे संघर्ष हमारे देश की युवतियों में क्यों नहीं है? उदिता का चुपचाप उमा और उसकी सहेली का प्रसंग बीच में ही रुक गया। एक साथ कला के मोबाइल की घंटी बजी, फिर नवीन के मोबाइल की, फिर सत्यव्रत के। कला के मोबाइल पर अजीज अहमद मजाक कर रहा था। वह नीम का पेड़ मेरे लिए अंगद का पैर हो गया है। वह तो चाय वाले ने मुझे बताया कि तुम कुछ सफेद लफरों के साथ। कला ने उसे बीच में डांटा। तुम्हारी सारी गालियाँ, सारे फितरे नारी पर ही क्यों? तौबा, हजार बार कान पकड़ता हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहते हुए भूल ही जाता हूँ कि तुम लड़की हो, और वह भी आज़ाद नस्मजी। पहले बताओ कि तुम हो कहाँ? मेरी एक दिन की छुट्टी तो तुमने मार ली। होटल द पेरिस के लॉन में तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ फ़िलहाल। कला ने अपना मोबाइल फ़ोन बंद किया। तभी नवीन ने उदिता की ओर देखा। रामस्वरूप ने अपनी बेटी, क्या नाम है? उमा। क्या खबर है उमा की? वो कहाँ है? ये सब तो तहकीकात के बाद बताएंगे। आखिर पुलिस केस है। उसने अपना मोबाइल बंद किया। सत्यव्रत ने अपने मोबाइल को बंद करके कला से पूछा, क्या तुम माम से या पिता से बात करना चाहोगी? कला ने गर्दन घुमाकर साफ इनकार किया। ना मुझे माम से बात करनी है, ना पिता से। इस तरह घर क्या छोड़ा जाता है? घर छोड़कर तुम्हारी गद्दी में नहीं आऊँगी। मैं जहाँ काम करती हूँ, डॉक्टर मेहरा के लैब में, वहाँ से अपना खर्च निकाल सकती हूँ। उमा की ज़िंदगी अभी तुम्हारे सामने है। ज़िंदगी तो रीता की भी मेरे सामने है। उसे तुम्हारा साथ तब तक अच्छा लगेगा जब तक तुम उसके साथ रोमांस कर सको। तुम बहुत तल्ख और बेतुकी बातें कर रही हो, और वह भी यहाँ। क्या सचमुच तुम रीता से शादी करोगे, या वो जीवन भर तुम्हारी रखेल रहेगी? सत्यव्रत को ये बातें नवीन और उदिता के सामने नागवार लग रही थी, पर माहौल चुप रहने का था और वह चुपचाप कॉफ़ी पीता रहा। उसे याद आया, कल ही पापा ने उसे अपनी जगह उदिता के हायर सेकेंडरी कन्या स्कूल का सेक्रेटरी बनाया है। जब वह अगली मीटिंग में उदिता के सामने आएगा तो वह क्या सोचेगी? पर कला को रीता की चिंता है। उसे ज़रा सी बात पर टीवी के प्रायोजित कार्य से निकाला जा सकता है। वो तो मेरी वजह से अजीज अहमद हर बार उसे बचा लेता है। तब तक अजीज अहमद का रिक्शा आकर रुका। लॉन में आते ही उसने एक फितरा फेंका। यहाँ महफिल सजी है और हम उल्लू की जमात से तन्हा उल्लू। नीम के पेड़ के नीचे। कला ने उसका स्वागत किया आगे बढ़कर। तुम वाकई होशियार लोफर हो। कला ने सारी बात बताई। अजीत सत्यव्रत की बगल में एक कुर्सी खींचकर बैठ गया। उसने नवीन से कहा, कल शाम का कोई प्रोग्राम न हो तो मेरे गरीब खाने में तशरीफ़ लाए। अब उदिता के लिए इंतज़ार करना वाकई कठिन हो रहा था। वह फिर न रो सकती थी, न हंस सकती थी। उसे केवल अपनी बेटी का चेहरा याद आ रहा था। उसने कला का हाथ थामा। क्या थाने जाना होगा या अस्पताल? बात अधूरी रह गई। रामस्वरूप जीप से उतरा। उसके पीछे निराश उखड़ी हुई उमा थी, कपड़े और बाल अस्त व्यस्त। रामस्वरूप ने सबको देखा और कहा, अभी कुछ नहीं कहूँगा। उदिता जी से सिर्फ 2 मिनट बातचीत करना चाहता हूँ। उदिता ने घबराहट के साथ सबको देखा और उमा को वहीं बैठा कर रामस्वरूप के साथ लॉन पर घूमते हुए बात करती रही। कला को वाकई बुरा लगा। उसने सत्यव्रत और नवीन से कहा, अब तुम लोग चलो। नहीं, सत्यव्रत ने कहा, रामस्वरूप के हमसे तुम्हारा स्कूटर दिलाकर उदिता जी और उमा को उनके कॉलेज में छोड़ूंगा। फिर अजीज अहमद और मैं पूरी तहकीकात करेंगे उमा के केस की। रामस्वरूप ने तभी आकर सबको साथ चलने का निमंत्रण दिया। बगल में ही मेरा घर है। सुबह से आप लोग परेशान हैं। नवीन ने बीच में रोका। फिर कभी कभी
कुछ नहीं, मैं कला, उदिता और उमा को ले जा रहा हूँ। जो कोई मसला सामने आएगा आपको उदिता जी बता देगी। सचमुच रामस्वरूप ने तीनों को जीप में बिठाया। जीप में पहले ही दो लड़के बैठे थे, उनके हाथ में हथकड़ी थी। जीप के जाने के बाद नवीन ने बैरा को बुलाया। डॉक्टर मेहता ने मोबाइल पर कला को फ़ोन किया। कला उमा के पास बैठी हुई उसके भय और उसके चेहरे की दहशत को गौर से देख रही थी और उसे अपना अनुभव बता रही थी कि प्रेम एक समान अनुभव भूमि है जहाँ कोई युवती होने के नाते पुरुष का गुलाम नहीं होती। चाहे नवीन के साथ मेरे संबंध हो खुले बेलाग, वहाँ हम दोनों दोस्त हैं और रहना चाहेंगे। मोबाइल फ़ोन पर डॉक्टर मेहता ने अपना नाम बताया था और हंसकर कहा, मेरे यहाँ तेरी तरह ही तो दो युवतियाँ आई हुई हैं। एक इंग्लैंड से आई हुई कामना है, दूसरी मेक्सिको और अमेरिका के सरहद सैन डियागो की यात्री कृति है। मैं चाहता हूँ कि तुम उनसे मिलो। मैं दोनों से क्या बात करूँगी? यहाँ आओगी तो बातें तुम तीनों की ख़त्म ही नहीं होगी। मैं उमा नहीं, अभी उमा को थोड़े समय तक दहशत और तनाव में रहने दो। उसके तनाव के पीछे उसकी माँ का केस है। मुझे कुछ अनुमान है, तो मैं आ रही हूँ। उमा ने उसका हाथ पकड़ लिया। कला, वाकई क्या अनुमान है तुम्हारा माँ के बारे में? ड्राइवर स्कूल बस का है खुशहाल, वह एक लंबा किस्सा है। ड्राइवर स्कूल बस का है खुशहाल, वह एक लंबा किस्सा है। मैं उस किस्से का एक हिस्सा हूँ, पर न मैं माँ के इस गुप्त रोमांस को पसंद करती हूँ और न ही खुशहाल को अपना पिता मानने को तैयार हूँ। तुम्हारे मानने न मानने से नारी पुरुष के सवाल हल नहीं होते। मैं अभी जा रही हूँ डॉक्टर मेहता के यहाँ। तुम अपनी पूरी मानसिकता एकांत में डायरी में लिख डालो। आज अजीज अहमद एक नाटक में तुम्हें एक पार्ट देंगे, उसमें ज़रूर शरीक होना। और माँ को कोसने से या पिता को नकारने से सिर्फ तुम संबंधों की जटिलता को अपने भीतर फ्रस्ट्रेशन के रूप में पालती रहोगी। उमा नहीं चाहती थी कि वह अकेले में रहे और अपने और मांग के और घोषाल के बारे में सोचना छोड़ दे, पर कला ने स्कूटर बाहर निकाला, उसे प्यार से थपकियां दी और चल दी। डॉक्टर मेहता के घर के आगे एक रिक्शा रुका हुआ था। उसने घंटी बजाई। डॉक्टर मेहता मुस्कुराते हुए बाहर आए। पतली दुबली जीन्स और शर्ट में एक लड़की की ओर उन्होंने देखते हुए कहा, यह है कामना। थोड़े भरे बदन की नाटे कद की युवती ने खुद ही अपना परिचय दिया, मैं कृति हूँ, कामना रामनगर जा रही हैं इस देश के ओपन थिएटर पर बात करने, और डॉक्टर मेहता ने हमें वहाँ के कुछ पते दिए हैं। वहाँ से बनारस की गलियों में हम घूमेंगे। मेरे लिए मैं बनारस की मिट्टी और लकड़ी के खिलौने कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं, इस पर एक पेपर लिख रही हूँ। तो मैं न रामलीला कहाँ होती है ये जानती हूँ, न ही मुझे विश्वनाथ गिरी के अलावा ये पता है कि खिलौने कहाँ और कैसे बनते हैं। कामना ने सफाई दी, मैंने इंग्लैंड में रहते हुए अपने पापा के साथ हिंदी की थोड़ी जानकारी हासिल की है। डॉक्टर मेहता ने कहा, ये कामना मेरे मित्र डॉक्टर अग्रवाल की बड़ी होशियार लड़की हैं, दिलचस्प भी हैं और मेहनती भी। एक बार इंग्लैंड के ब्यूटी कंपटीशन में भी ये फतह हासिल कर चुकी हैं। कृति ने हंसते हुए कामना की ओर देखा और कहा, उस दिन एक गुड़िया सी ये मुझे लगी भी थी, सजी धजी हिंदुस्तान के हिसाब से अश्लील गुड़िया। कामना ने उसे एक धौल दी और कहा, आज तेरे साथ खिलौनों को भी सजते हुए देखूंगी। कुछ थकान, कुछ खींच, कुछ उदासीनता के साथ कला ने कृति और कामना की ओर देखा और महसूस किया अपने भीतर एक खालीपन, पर उसका एक खालीपन बहुत देर तक बरकरार नहीं रह सका। रिक्शे पर बैठते ही कामना ने कहा, जब मॉडलिंग की तैयारी कर रही थी तब मुझे भी देह का ये विज्ञापन उबाता था। झूठ, सरासर झूठ, कृति ने कहा और उसे खिलौने की तरह देखती रही। आखिर ऐसे ही लड़कियां बाथरूम सिंगर नहीं होती तो
अपनी देह के ही रचाव पर क्या आत्ममुक्त नहीं होती थी? ब्यूटी कंपटीशन के दिन भी हजार आंखें तेरी देह के रचाव को ही देख रही थी। क्यों गलत कर रही हूँ? तो वकील होती तो अच्छा होता, कला ने बीच में रोकते हुए कहा। आखिर खिलौने या पुतलियों से ये सारे दिन बहस ही तो करती रहती है। इसके बाद तीनों ठठाकर हंसी। डॉक्टर मेहता ने तीनों की हंसी पर अपनी खुशी जाहिर की और कहा, अब रामलीला के और खिलौनों के बारे में तुम लोग सारे दिन बदकही कर सकती हो। कला को अचानक गोल भरा हुआ चेहरा घोषाल का याद आया। वह डॉक्टर मेहता के यहाँ की पहली बार मिला था। कलकत्ता में है उसका पूरा परिवार, जिसे छोड़कर वह लॉ करने बनारस आया था। उसके मन की कई गांठें डॉक्टर मेहता ने ही धीरे धीरे खोली थी। मुझे याद है उदिता से मिलाते समय डॉक्टर मेहता ने कहा था, ये बहुत विद्रोही और इंटेलेक्चुअल है। उस दिन से आज तक कला स्कूल बस में कभी घोषाल की बातें सुना करती हैं, कभी हर बात पर उदिता को खामख्वाह किलकारी मारकर हंसते देखती। सिर्फ कला उमा के खो जाने पर जिस उदिता को कला ने देखा, उसे क्या वह कभी भूल सकेगी? रिक्शा किस रास्ते आए जाएगा? वह हमसे पीपे के पुल के कामनी और कला किले के आसपास घूमकर क्या क्या देखेंगी, क्या नोट करेंगी, किसकी फ़ोटो ये खींचेंगी, ये सारे सवाल डॉक्टर मेहता ने लिखवा दिए थे। अब कला को सिर्फ रिक्शा के साथ या रिक्शा के आगे अपना स्कूटर चलाते हुए एक गाइड की भूमिका पूरी करनी थी। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब नसीर बनारसी के पास मदनपुरा में उसने अजीज अहमद को कहा लगाते हुए देखा। रिक्शा रोक दिया गया मदनपुरा में। नाटे भरे बदन के नसीर बनारसी का नया कविता संग्रह आया था, गंगो जमुन। कुछ बजरंगियों ने दशाश्वमेध घाट पर उसकी चंद प्रतियां जलाई थी और नारे लगाते हुए वह दाल मंडी नई सड़क होते हुए नसीर बनारसी के घर की ओर आ रहे थे। शहर में दफा 144 लगा दिया गया था। नसीर ने दोनों को रिक्शे से उतारा। कामना थोड़ी नर्वस थी और कृति घड़ी देख रही थी। कला ने दोनों से नसीर और अजीज अहमद का परिचय कराया। यह रेडियो के नाटक विभाग के अधिकारी है अजीज अहमद, बड़े दिलचस्प इंसान, अच्छे यारबाज और चिर बैचलर। मेरी इतनी तारीफ कला ने कर दी है, अब मेरे लिए चुप रहना ही बेहतर होगा। ये वक्त थोड़ा अशांति भरा है, पर रामलीला पर कामना को और कृति को बनारस के खिलौनों पर नसीर साहब इतना बता देंगे कि इनका समय जाया नहीं जाएगा। कला ने नजीर साहब से दोनों का परिचय करा दिया था। अब सिवाय हम बैठने के और कोई चारा नहीं था। डॉक्टर अपनी डिस्पेंसरी में पेशेंट्स को देख रहे थे। कुछ बुर्का पहनी, कुछ कॉलेज की छात्राएं, कुछ बंगाली टोला की। नसीर ने परिचय कराया, ये डॉक्टर मेरे दामाद है। तभी कला के मोबाइल की घंटी बजी। मैं उदिता बोल रही हूँ। क्या बात है? घबराई हुई हो? तुम यहाँ आ सकती हो अभी। शहर में कर्फ्यू है और एक जुलूस घर से होता हुआ बजरंगियों का इधर ही आ रहा है। वो अयोध्या के बाद बनारस पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। उमा घर पर नहीं है, कहाँ है? इसी उधेड़-बुन में तुम्हें फ़ोन किया था। आज सारा दिन इंग्लैंड से आई हुई कामना के साथ और रावण के वस्त्र कहाँ तैयार होते हैं। भारत के अभिनय के लिए कौन युवक पिछले 3 साल से काम कर रहा है, इसकी खोज कामना करेगी और मैं उसके काम में मदद करूंगी। फिर भी अगर बुरा न समझो तो घोषाल जी से कहो वह साइकिल लेकर रामस्वरूप से पुलिस लाइन में मिल ले। कला ने कृति से कहा। मदनपुरा से पीछे पीछे गली गली होते हुए हम लोग बंगाली टोला में तब तक घूम लेते हैं। यहाँ 2-1 खिलौने बनाने वाले कारीगर रहते हैं और 2-1 शामियाना के दुकानदार हैं। उनसे रामलीला के सामान का अता पता भी मिल जाएगा। अजीज अहमद ने कला से कहा, बंगाली टोला की मिठाई
ख़ास तौर पर संदेश मेरे लिए लेती आना। चलो, कुछ पैदल चलने के बाद ही तुम्हारे संदेश खाने का उत्साह ठंडा पड़ जाएगा। ठंडा तो नहीं पड़ेगा, लेकिन यही पुलिस कमिश्नर आने वाले हैं। वो कुछ संगी मिजाज के हैं, इसलिए मेरे लिए नज़ीर साहब के पास रहना ज़रूरी है। लगातार 3 दिन कृति के साथ खिलौनों की दुनिया में विचरण करती रही थी कला। न जाने लकड़ी के कुंदे काटने वाले, लोहे को गलाने वाले, खिलौनों को आकार देने वाले, उसे रेंगने वाले या धीमी आंच में उसे पकाने वाले कितनों से मिल चुकी है कला। हर बार उसे लगा कि वह कृति की तरह खिलौनों को बनाने वाले कारीगरों की कहानी ही नहीं लिख रही हैं, अपनी भी भीतरी दुनिया में देख रही हैं, जहाँ महज देह के नाते युवती वह संधिकाल में ही पुरुष के लिए खिलौना बन जाती हैं। कृति लंबे समय तक मेक्सिको में, यहाँ जिन्हें आवारा, तस्कर, अपराधी कहा जाता है, उनके भीतर के इंसान को खोजती रही है। हर व्यक्ति, चाहे वो युवक हो या युवती, उसका एक सपना होता है, चोरी छिपे अमेरिका में रहने का, एक नई जिंदगी शुरू करने का। कृति ने ऐसे अनगिनत व्यक्तियों को मेक्सिको से न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स जाते हुए देखा है। उस समय वह इंसानी भय, देह की पवित्रता के भय से दबी हुई रहती है, लेकिन ये भय कृति को जितना बनारस, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में एक युवती के भीतर नजर आया, उतना वहाँ नहीं देखा। वह हर खिलौने के साथ एक ऐसी ही कहानी सुनाती रही और कला उन कहानियों के भीतर अपनी छवि खोजती रही या प्रयोगशाला में अपने खेल के प्रयोग को पूरा करती थी। कामना ने जब उस युवक से पूछा था, तुम पिछले कितने साल से सीधा का पाठ कर रहे हो, तो वह छेम गया था। फिर उसने कुछ ही देर में जब अंदर जाकर सीधा की साड़ी, ब्लाउज, श्रृंगार पूरा किया था, तो कामना कई कोनों से उसकी फ़ोटो खींचती रही थी। उसे याद था शेक्सपियर के समय में भी रंगमंच पर युवक ही लेडी मैकबेथ का पाठ अदा करते थे। शायद ही बनारस में पक्के पहल की युवतियाँ या औरतें बिना चादर ओढ़े बाहर निकलती हो। उस दिन अजीज अहमद ने अपनी एमए की सहेली से मिलाया था। उसके बाद वह उसके घर गई थी। 7 चौक का बड़ा घर, 4 मंजिला कोठी। कई अंधेरे मोड़ के बाद एक तीसरी मंजिल के जिस कमरे में पहुंची थी, उसके बाहर एक शेड था। अंदर के कमरे में तख्त पर चांदनी बिछी थी, इधर उधर किताबें बिखरी थी। अजीज अहमद सालों बाद यहाँ आया था। कॉलेज के समय की चुलबुली, हंसमुख अनीता अब 7 चौक के अंधेरे में बंद एक दूसरी औरत थी, जो अजीज अहमद को देख भी रही थी और सावधानी से सबकी बातें सुनकर आहत भी हो रही थी। एक हिस्से में उसके जेठ रहते थे, दूसरे हिस्से में उसके देवर। सबने अनीता के साथ एक पैंट शर्ट में बेपर्द लड़की को देखा था और अजीज अहमद की ओर जासूस निगाहों से अनीता पर फितरे कसे थे। कला ने बंद घर की इस अनीता को उसके बाद भी कई बार देखा, पर उसे ये कभी नहीं भूला कि इस बनारस में शादी के बाद कितनी बंद, कितनी बेजान जाती है एक संयुक्त परिवार की बहू। अनीता ने सिर्फ चाय पिलाते हुए अजीज से कहा था, तुम्हें फर्स्ट आने के बावजूद विश्वविद्यालय में लेक्चरशिप नहीं मिली। अजीज ने हंसते हुए कहा, मेरी दाढ़ी, चोटी और जनेऊ से मार खा गई। हमारे साथ पढ़ता था पारस सिंह, तुम्हें याद है ना, और श्रीधर पंडित। पारस को यूपी कॉलेज में लेक्चरशिप मिल गई क्योंकि वह क्षत्रियों का कॉलेज था, और विश्वविद्यालय में श्रीधर को नौकरी मिल गई क्योंकि वह ब्राह्मणों में भी एक खास सरयू पारी ब्राह्मण था। अनीता ने हंसते हुए कहा, उदिता के कॉलेज में मुझे भी नौकरी मिल रही थी, पर सारे घर में हंगामा मच गया था, बहू और नौकरी करेगी। मेरे पति रामचंद्र आर्ट स्कूल के विद्यार्थी थे कभी, वह वहीं कला भवन के क्यूरेटर हैं। वो चाहते भी थे कि मैं बाहर निकलूं, पर अपनी बात बीच में छोड़कर वह मायूस हंसी।
अजीत ने गौर से उसकी आंखों के मायूसी के भाव को देखा और कहा, कला ये बहुत अच्छा गाती है। अनीता ने कथक की मुद्रा में दोनों हथेलियां घुमाते हुए कहा, नहीं, सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ अजीज। वो तो अजीज अहमद और डॉक्टर मेहता के जोर देने पर एक बार निराला का गीत गाने गई थी घर से बाहर। अजीज ने निराला के उस गीत की एक पंक्ति दोहरा दी, खिरनी के पेड़ के तले बैठे थे हम गले गले। अजीज की उंगलियां दीवार पर थाप दे रही थी और वह उस दिन की अनीता को स्टेज पर देख रहा था। सबकी आंखें मुझ पर टिकी थी, सबके सुर निराला की इन पंक्तियों को भीतर तक महसूस कर रहे थे। वह गीत पहली बार रेडियो पर टेप किया गया था। उस दिन से अनीता घर से बाहर तो निकली, उसके अनगिनत गाने फिर रिकॉर्ड किए गए, पर रामचंद्र के साथ उसकी जिंदगी के दिन शायद ही कभी उतने खुले प्रसन्न रहे हो। कला ने अजीज से कहा, मुझे डॉक्टर मेहता के लैब में जाना है और तुम्हें रेडियो स्टेशन। उस दिन की तरह यदि तुम्हें भी नज़र बनारसी के दामाद डॉक्टर के साथ लोग पीटने लगेंगे तो क्या करोगे? क्या करूँगा? विश्वनाथ मंदिर के बगल में ही तो मस्जिद है, वैसे ही चुप रहूँगा। जब भी उधर से आता हूँ, काशी करवट कहते हैं उस गली को, तो इस बात का एहसास भीतर तक भेद जाता है। ये मंदिर और उससे सटी हुई मस्जिद न जाने कितने पाकिस्तान और बनाएगी। एक दिन फ्रेंच कट दाढ़ी बनवा रहा था सैलून में। साइड ने मूछें तराश दी, फिर दूसरा चला दिया और कुछ इस तरह दाढ़ी का आकार बन गया कि पूरे रेडियो स्टेशन में उस दिन मुबारकबाद कहने वालों का तांता लग गया। उस दिन मुझे लगा कि दाढ़ी और चोटी और जनेऊ मुल्ला और पंडित ने क्यों बनाए थे। शायद अलग नस्ल की ये दुनिया इराक युद्ध में शिया को सुन्नी से लड़ा रही है और अमेरिका तमाशा खड़ा कर रहा है। मैं भी आखिर रेडियो में एक तमाशा ही तो हूँ। कला ने उसे गौर से देखा और कहा, उस दिन वाकई हम तीनों डर गए थे जब चौक थाने का इंचार्ज डॉक्टर को बांध रहा था और हम लोगों से तहकीकात कर रहा था। आप सब कहाँ से आई हैं? आप कौन आपको लाया? वो तो डॉक्टर मेहता का फ़ोन एसपी के पास पहुंच गया था और रेडियो स्टेशन से स्टेशन डायरेक्टर का फ़ोन आ गया था अजीज अहमद के लिए। पर किस्से आज भी दहशत भरे कृति और कामना के भीतर दबे पड़े हैं। जाने कृति क्या सोच रही होगी, जाने कामना ने आज़ाद हिंदुस्तान पर क्या सोचा होगा। एक दिन दीप मेहता की फिल्म वाटर का सेट ठीक घाट किनारे बन चुका था और कला अपने पार्ट पर सोच भी रही थी और कृति हॉलीवुड की अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट बता रही थी। तभी बजरंगी जत्थे ने मंच को तोड़ दिया था और पहली बार उमा मंच से नीचे गिर गई थी। कृति को जुलूस के साथ चलने को बाध्य किया गया था और वह अट गई थी, मैं नहीं जाऊंगी। कला के मोबाइल पर उसके ब्रिटिश काउंसिल में फ़ोन किया था और उसे सम्मान के साथ छोड़ दिया गया था, पर दहशत का ये दौर उमा बर्दाश्त नहीं कर सकी थी। उस दिन वह खुशी से तिब्बती ज्ञान केंद्र में बिना माम और घोषाल को बताई गई थी और उसने जातक कथाओं में बुद्ध पर शोधकार्य भी शुरू कर दिया था। चारों ओर बगीचा, बीच में दो विशाल भवन, घने पेड़ों के पीछे युवतियों का हॉस्टल। नरेंद्र ने यही उमा को और माँ और पिता से अलग एक नई दुनिया में बसा दिया था। माँ के चरित्र पर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने गंदे रिमार्क कसे थे। खास तौर पर सत्यव्रत ने मैनेजिंग कमेटी के सामने प्रस्ताव रखा था कि या तो उदिता जी घोषाल से शादी कर ले या लड़कियों के चरित्र को ध्यान में लेकर वह खुद इस्तीफा दे दे। उदिता ने न इस्तीफा दिया था न ड्राइवर की पोस्ट से घोषाल को निकाला ही था। उसी दिन शिक्षा मंत्री आए हुए थे। चौड़ी सड़क के बाईं तरफ उनका एक पुराना मकान था जो एक विधवा का था, जिस पर शिक्षा मंत्री का कब्जा था। गली जहां ख़त्म होती है वहीं दरवाज़ा खुला था और उदिता ने अपना नाम भेजा था शिक्षा मंत्री के पास।
शिक्षा मंत्री के पीए ने ऊपर से नीचे तक उदिता को देखा था और उसने खास अंदाज में कहा था, शिक्षा मंत्री आपके चरित्र को जानते हैं और वो आपसे नहीं मिलेंगे। उदिता ने बार बार सफाई दी थी और बार बार शिक्षा मंत्री के निजी सचिव के ने एक ही जवाब दिया था, शिक्षा की नैतिक जिम्मेदारी के लिए आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। उदिता उसके बाद नरेंद्र से मिली थी। नरेंद्र ने रीता से पूछा था, क्या तुम्हारे और सत्यव्रत के संबंध नैतिक है? रीता उस दिन बेहद उदास थी। उसी दिन उसकी माम ने सत्यव्रत से पूछा था, क्या रीता इसी तरह तुम्हारे इंतजार में बैठी रहेगी? सत्यव्रत ने कार की चाबी अनामिका में नचाई थी और कहा था, शादी मैं नहीं, मेरी माँ अपनी जात में करना चाहती है। शादी की तो मैं कार्ड दे जाऊंगा। और रीता माँ का ये सवाल वहीं अटका रह गया था। सत्यव्रत ने कार स्टार्ट की थी और रीता महसूस कर रही थी कि वह केवल सत्यव्रत की खेल की कठपुतली थी और है। उदिता के बार बार कहने पर भी सत्यव्रत से रीता मिलने नहीं गई थी। न उससे प्रेम में निधि और अनिधि का उसने प्रेम में निधि और अनिधि का सवाल पूछा था। भीतर ही भीतर उसने मान लिया था कि या तो कला की तरह वह भी घर जोड़ दे और उस अपना काम होटल द पेरिस में शुरू करे। कला के निजी जीवन में झांकने के लिए न नवीन तैयार है, न कला उससे विवाह की बात करना चाहती है। उसने मान लिया है कि नवीन एक स्टेशन था जिसे वह पीछे छोड़ आई है। क्या मैम भी लंबे समय से सत्यव्रत के संबंध को इसी तरह स्लेट से मिटाकर आगे नहीं बढ़ी? माँ जब भी देखती है तो उनकी आंखों में मेरे भविष्य का ही डर नजर आता है। पर क्या उदिता और घोषाल के जीवन में तलवार की तरह यह डर लड़का हुआ नहीं है? कला ने अजीज अहमद का चेहरा गौर से देखा। क्या रोज़ा भी रखने लगे हो? अजीज ने उसको 2 चिट्ठियाँ दी और कहा, इस देश का मुसलमान कुछ भी कर सकता है। रोज़ा रखे या मुल्ला से डरे या इराक युद्ध पर हाय हाय करे, रहेगा वह दूसरे दर्जे का हिंदुस्तान का नागरिक। कला ने गढ़े हुए कसरती अजीज अहमद का चेहरा देखा, जो कहीं तरन्नुम से कोई शेर गुनगुना रहा था। मेरे यहाँ भारतीय मुसलमान पर सोचने से कुछ नहीं होगा। डरा हुआ दूसरे दर्जे का नागरिक चाहे मेरी तरह अकेला रहे या अहमदाबाद की बसी बसाई बस्ती में रहे, उसे कहीं न कहीं बजरंगी खोज लेंगे और लंगा दहन मनाने लगेंगे। तुम्हें याद होगा नज़ीर बनारसी के डॉक्टर दामद का चेहरा, भोला, हंसमुख, खुशमिजाज, जिसने कृति से मेक्सिको की उस किसान आंदोलन की बात की थी और कामना से पूछा था, तुम्हारे पापा क्या इंग्लैंड में वाकई स्वतंत्र हैं? कामना ने सिर्फ यही बताया था कि पापा ने जर्मन डॉक्टर से शादी की और अपने डॉक्टरों की दुनिया में खुश नजर आते हैं। कला ने एक चिट्ठी खोली और एक सांस में पढ़ने के बाद अजीज की ओर बैठा दी। ये कामना की चिट्ठी थी जिसने उसे इटली के कला संसार में घूमने की दावत दी थी। चिट्ठी एक और लिखकर अजीज ने कहा था, सारे कला के स्थापत्य बेजुबान कलाकारों की दास्तान सुनाते हैं। तुम अगर इटली जाओगी भी तो अपने को खोकर वहीं रहोगी कैसे? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे कुवैत से चंद दोस्तों ने दावत दी है वहाँ घूमने और रहने की। मैंने ठीक तुम्हारी तरह जवाब दिया है कि गालिब हिंदुस्तान की ही आबोहवा का कवि था और मैं गालिब तो नहीं हूँ, पर मेरी रगों में इसी देश की आबोहवा है। भारतेंदु ने ही बनारस की अंधर नगरी देखी थी, नाटक लिखा था। मैं हिंदुस्तान की अंधर नगरी का दिलचस्प पात्र हूँ जो अपनी ही तरह जीना चाहता है। और तुम्हें याद होगा कला, एक तरफ वाटर का मंच जलाया गया था और दूसरी तरफ नसीर बनारसी का दामाद डॉक्टर अपने ही घर से लाठियां खाते हुए थाने तक ले जाया गया था। उसका कसूर था कि उसने मुझे, तुम्हें, कामना और कृति को अपने दवाखाने में दंगाइयों से बचाया था। वह खुद थाने से
एक ठंडी लाश की तरह बाहर निकला था और घोषाल और डॉक्टर मेहता जैसे चंद लोग उसकी लाश पर झुके हुए थे। गालिब चाहते थे दुख में कोई उनका पासबान न हो, पर हम तुम तो डॉक्टर के पासबान भी थे और अपने भी। नज़ीर चुप थे और पता नहीं वह साचा गंगा जमुनी संस्कृति विश्वनाथ मंदिर में दफना दी गई थी या पड़ोस की मस्जिद में। तुम्हारी बेचैनी एक नेक हिंदुस्तानी की बेचैनी है और डॉक्टर की तरफ या वाटर फिल्म की निर्देशक दीपा मेहता की तरफ हम उसी नेकी में जी या मर रहे हैं। तुम्हें याद होगा उस दिन जिस घोषाल को हम महज बस का ड्राइवर समझते थे, वह कितना बुलंद कितना साहसी था। उसने दंगाइयों के सामने आकर दीपा मेहता से कहा था, हम ही वाटर फिल्म का मंचन करेंगे। ये जितने भी व्यक्तियों को मारे, हम मरने को तैयार है। मौत और जिंदगी के बीच उसी दिन उदिता ने फैसला किया था कि वह घोषाल से शादी करेगी और यदि सत्यव्रत या उसकी कमेटी उसे निकाल देगी कॉलेज से तो वह कानूनी लड़ाई लड़ेगी ही। अजीज अहमद ने दूसरा खत खुद खोला था और कहा, कामना ने ही शायद तुम्हें दावत दी है। कला ने खत खोला। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से कला के लिए एक दावतनामा भेजा था कामना ने। अजीज अहमद ने हंसते हुए कहा, न तुम माँ और पिता को बदल सकी, न वह तुम्हें अपने घर में कैद कर सके। नहीं, मेरी आज़ादी का ये कोई हल नहीं है कि मैं कामना के साथ लंदन में रहूं और रीता और उमा अपनी आधी अधूरी मौत पर या प्रेम पर मरसिया पड़ते रहे। फिर भी जिस दौर में तुम, हम, रीता, उमा, नसीर बनारसी, उसके उनके दामाद डॉक्टर घोषाल और उदिता इस शहर में जी रहे हैं या मर रहे हैं, हमें यही रहकर फैसला करना है अपने प्रेम का, अपनी आज़ादी का, अपने वजूद था। कल ही रामस्वरूप से मैंने यही कहा था। वह भी मुझे शिक्षा मंत्री से मिलाने ले गया था और मैं शिक्षा मंत्री के सामने हंसती हुई लौट आई थी। वह किसी नारी आंदोलन में यूनेस्को की ओर से मेरे लिए कोई पद तैयार कर चुके थे। मैंने रामस्वरूप से कहा था कि तुम कैसी आज़ादी चाहते हो मैं नहीं जानती, पर किसी मंत्री के साथ में किसी तंदूर कांड या नकली स्टैम्प की धांधली में हिस्सेदार नहीं होना चाहती। डॉक्टर मेहता ने मेरी पीठ ठोकी और कहा था, हमारा अगला नाटक अंधेर नगरी पर होगा और उसमें तुम और अजीज अहमद को अपनी अपनी भूमिका पूरी करनी है। अजीज अहमद ने खुशी के साथ कला का हाथ थामा था और कहा था, आओ हम अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कचेरी से करें। मैंने आज ही उमा को भी बुलाया है। बुलाया क्या? हम वहीं जा रहे हैं। वहीं? कला ने विस्मय के साथ उसे देखा। क्या तुम भी चीनी या अमेरिकी शतरंज के मोहरे बन रहे हो? उमा ने अपना रास्ता खुद चुना था। वह तिब्बत की सांस्कृतिक संकट पर शोध कर रही हैं और नरेंद्र उसके साथ है। ये साथ होना केवल दुख को खुद को बहलाना है या वाकई वो तिब्बत की आज़ादी या दलाई लामा की लड़ाई से अलग आम तिब्बतियों की आवाज़ को तेज़ करना चाहती हैं? शायद यही सवाल मैं खुद से पूछ रही हूँ। क्या कला और अजीज अहमद की दोस्ती सार्त्र और सिमन के दो बोवार की दोस्ती है? जीवन का एक सही कदम है। बिना चले न हम दो कदम आगे बढ़ सकते हैं, न एक कदम पीछे लड़ सकते हैं। वर्तमान में हमारा एक कदम भी एक ज़रूरी कदम बन सकता है। आखिर डॉक्टर मेहता अपने नाटक अंधेर नगरी में कला यानी मेरी और तुम्हारी साझा संस्कृति की तो ज़रूरत महसूस कर ही रहे हैं। कचहरी का बड़ा अहाता, कुछ बड़े वकीलों के चैम्बर में भीड़ है। बाहर छोटे छोटे शामियानों के नीचे बैठे हुए वकील हैं। तख्त पर बैठे हुए उनके मुवक्किल अपने इजलास की तैयारी कर रहे हैं। घोषाल ने रिक्शा रोक कर उदिता को उतारा। तो 6 महीने के बाद आज हम अपने अपने अज्ञातवास से बाहर निकले हैं, लेकिन हमारा अज्ञातवास इस शहर के ही बदलाव की कहानी का एक हिस्सा है। हम न कॉलेज से डरकर न मैनेजमेंट से भागकर छिपते रहे थे, न तुमसे अपने फैसले में कोई समझौता किया।
हाँ, कुछ समय बाद अब मैं भी डॉक्टर सिंह के चैम्बर में बैठूंगा अपने मुवक्किलों का केस तैयार करने। शायद उमा भी हमसे यही मिले। वो मिले या नरेंद्र के साथ कोई नई योजना बनाए। नरेंद्र अपने सामंती घर में एक नए जीवन की शुरुआत तो कर ही रहा है। सामने एक स्कूटर आकर रुकता है। उसे कला चला रही है और पीछे बैठा है अजीज अहमद। तो एक नगर धीरे धीरे बदल रहा है। अजीज अहमद ने चारों ओर देखा और कला स्कूटर स्टैंड पर स्कूटर रखने चली गई। सिंह साहब को एक नई धज में देखा। डॉक्टर मेहता ने, आखिर तुम्हारे न आने पर भी अजीज और कला की कोर्ट मैरिज के कागजात तो पूरे हो ही जाते। वकील एक केवल कोर्ट के कागज़ का पेज भरना ही नहीं है, ये मेरे निर्देशन में अंधर नगरी में एक नई साझा संस्कृति की सुगबुगाहट भी है। कला ने एक बार फिर वकील साहब को देखा, दूसरी बार डॉक्टर मेहता को। दोनों की बाहों में सिमटे थे अजीज अहमद। तब तक उदिता ने कौशल के साथ सिंह साहब को नमस्कार किया। तो आज तुम दोनों 6 महीने बाद प्रकट हो ही गए। हंसते हुए दोनों ने आंखों में ही अपनी खुशी का इजहार किया और एक साथ कहा, आखिर शहर में सब कुछ तो सड़ा हुआ नहीं है। गंगा आज भी बहती है। हम अपनी शुरुआत यहीं से कर रहे हैं। विरोध मेरा कॉलेज की वर्किंग कमेटी में और मुखर हो गया है। कौशल की ओर देखते हुए कहा, इनके साथियों में फिर वाटर फिल्म का उत्साह तेज हो रहा है। कला ने बीच में रोका, कैसा उत्साह उदिता? कौशल ने उदिता की ओर देखते हुए कहा, हमारा साझा उत्साह या तुम्हारे और अजीज अहमद की साझा संस्कृति का संगम। डॉक्टर मेहदा ने कहा, इसलिए कला की उम्र लंबी होती है और वह दूर तक जाती है। काशी में संगीत घराने हैं। कभी एक पारसी कम्युनिस्ट रुस्तम सेट्टी ने भी इसी शहर में एक खामोश बगावत की थी। मैं मनोरमा और रुस्तम सेट्टी की शादी में भी शरीक हुआ था और अब कला और अजीज अहमद, उदिता और कौशल एक नए बनारस की कहानी लिख रहे हैं। घने पेड़ से सीधे आकर एक रिक्शा रुका जिसमें नरेंद्र और उमा थी। दोनों ने सबको देखा और वकील साहब से कहा, हमारी हाजिरी भी दर्ज की जाए। कचहरी में कुछ देर तक ठहाके गूंजते रहे। सिर्फ डॉक्टर मेहता ने कहा, हर शहर इसी तरह रूपांतरित होता है जैसे उमा और नरेंद्र। कहकर उन्होंने दोनों का स्वागत किया। नरेंद्र ने सबसे हाथ मिलाया और कहा, सिर्फ हम शुरुआत कर सकते हैं, एक शहर को बदल नहीं सकते। पापा ने अपनी जायदाद से मुझे बेदखल कर दिया है और कल मैं भी आपके अंधर नगरी की कला का एक शादीशुदा पर बेकार पात्र रहूँगा। इस पर फिर एक बार ठहाका लगा और सब उसी ठहाके के साथ अपने अपने चैम्बर की ओर बढ़ गए।